टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल मार्केट। उसके पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि भाई इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होता है, या इंडस्ट्रीज में लगने वाले चीज़ों के लिए क्या उसका मार्केट एक अलग से सेटअप होता है, या डेली हम जिस मार्केट में विजिट करते हैं वही मार्केट इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। तो लाइक कि कंज्यूमर गुड्स अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स अलग होते हैं, तो उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल मार्केट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से की जाती है कि इफ द पीपल, इफ द कंज्यूमर इज परचेसिंग द प्रोडक्ट्स फॉर देयर इंडस्ट्रीज, सो दे आर परचेसिंग इट फ्रॉम आवर रेगुलर मार्केट, बट द प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट विच विल बी यूज इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसी मार्केट, उस रेगुलर मार्केट से ही जो है वो परचेसिंग की जाती है, लेकिन उसके जो गुड्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज के पर्पज से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इंडस्ट्रियल मार्केट को समझने के लिए, इंडस्ट्रियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि भाई जो इंडस्ट्रियल बायर्स होते हैं विच काइंड ऑफ मोटिव दे आर हैविंग, उनके पास किस तरीके का या किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की परचेसिंग करते हैं। अब कौन होगा, सपोज द मैनेजर्स या जो अथॉरिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्रीज की, जनरली दे आर इन्वॉल्विंग इन द परचेसिंग द इंडस्ट्रियल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। यही लोग मैनेजर या टॉप अथॉरिटीज की इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले प्लांट, मशीनरीज, टूल्स, लुब्रिकेंट्स, इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है वो लोग परचेज करते हैं फ्रॉम आवर रेगुलर मार्केट। पर उनका जो पर्पस होता है, उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो बाइंग मोटिव इंडस्ट्रियल बायर्स का इस तरीके से डिपेंड करता है। पहला होता है कि रिड्यूस प्राइस, बिकॉज द मेनी इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट इन टू द मार्केट, दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग द सिमिलर गुड्स, है ना, एंड इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन। एक ही गुड्स को बनाने के लिए, सेम गुड्स को बनाने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज मार्केट में इस्टेब्लिश है, ये अभी हम सभी जानते हैं। अब अगर अलग अलग कंपनी एक ही प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे इस मार्कर सिर्फ ये एक कंपनी का मार्कर नहीं है, या इसका प्रोडक्शन सिर्फ एक जगह से नहीं किया जा सकता है ना, ऐसे कई इंडस्ट्रीज होंगी दोज हु आर प्रोड्यूसिंग द मार्कर। ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी प्रोड्यूसिंग की जाती होगी अलग अलग इंडस्ट्रीज से। तो इन सब से होता क्या है कि भाई अपना अपना इंडस्ट्री चल रहा है, अपना अपना प्रॉफिट है, सब कुछ अलग अलग है। बस एक चीज़ है, वो क्या, कंपटीशन, जो डे बाय डे क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जाती है। पर इस कंपटीशन के बढ़ने के डर से इंडस्ट्रीज अपना सेटअप बंद कर देती है क्या, नहीं, बल्कि दे आर ट्राइंग टू गिविंग द क्वालिटेटिव गुड्स एट द लोअर प्राइस। वो क्या ट्राई करते हैं कि भाई हमें क्वांटिटी भी मेंटेन करना है, एज वेल एज वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑल्सो, एंड प्रोवाइडिंग गुड्स एट लोअर कॉस्ट। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, बट हमारे कॉम्पिटिटर से हमारा जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो क्या हो, कम हो, क्योंकि द लोअर प्राइस इज अट्रैक्टिंग टू द कस्टमर, वो इंडस्ट्रियल गुड्स के सेंस में हो या कंज्यूमर गुड्स के सेंस में। अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम है और वो क्वालिटी वाइज अच्छा है तो कंज्यूमर उस चीज़ को समझता है और वो उसी चीज़ को प्रेफर करता है जो क्वालिटी वाइज अच्छे होने के साथ साथ प्राइस में भी क्या है, रीजनेबल है। तो पहला क्या मोटिव हो गया कि भाई रिड्यूस प्राइस। इंडस्ट्रीज, बिकॉज दिस काइंड ऑफ कस्टमर्स आर एक्चुअली रेशनल कंज्यूमर। ठीक है, रेशनल कंज्यूमर्स होते हैं कि प्राइस में कंपैरिजन करने के बाद, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को देखने के बाद, ठीक है, उसके इकोनॉमिक को देखने के बाद फिर डिसीजन लेते हैं। इमोशनल कंज्यूमर जैसे नहीं होते हैं कि देखा कुछ फीलिंग्स के साथ फुलफिल करने के लिए खरीद लिया। रेशनल बायर्स और इमोशनल बायर्स हम पढ़ चुके हैं। तो जो इंडस्ट्रियल बायर्स होते हैं दे आर द रेशनल बायर्स इन देयर नेचर। ठीक है, वो सारी चीज़ों को कंपैरिजन करने के बाद ही कोई एक डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रेगुलर सप्लाई। रेगुलर सप्लाई क्या, इफ द सप्लायर इज नॉट एबल टू सप्लाई द गुड्स एट द राइट टाइम, तो डायरेक्टली इट विल अफेक्ट टू द प्रोडक्शन। डायरेक्ट उसका किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, प्रोडक्शन के ऊपर, कि भाई रॉ मटेरियल ही नहीं है, प्रोडक्शन किससे होगा, या उस प्रोडक्शन में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो दूसरी आवश्यकताएं लग रही है, अगर उनका सप्लाई टाइम पे नहीं हुआ, उनकी आपूर्ति टाइम पर नहीं हुई, तो उसका सीधे सीधे इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है।
सभी को पता है। तो इंडस्ट्रियल बायर का एक मोटिव अगला क्या हो जाता है कि भाई हमें जो गुड्स खरीदना है, हमको जो प्रोडक्ट्स खरीदना है वो एक ऐसी सप्लायर, एक ऐसे प्लेस से खरीदना है जो बिना किसी देरी के या बिना किसी डिले के हमें कंटिन्यूस प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल की सप्लाई करता रहे। तो रेगुलर सप्लाई के ऊपर फोकस करते हुए जो बायर्स होते हैं दे आर इंटरेस्टेड ऑन द रेगुलर सप्लाई। उनका ये मोटिव भी होता है कि भाई जहाँ से हमें बिना किसी लेट हुए सप्लाई मिलता रहेगा रॉ मटेरियल का, हम वहीं से क्या करेंगे, परचेसिंग करेंगे। नेक्स्ट होता है ड्यूरेबिलिटी। अब जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन द ड्यूरेबल गुड्स एट हायर प्राइस। बस वो क्या देखते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग क्या होनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। इफ़ द प्रोडक्ट इज नॉट गुड इन ड्यूरेबिलिटी, अगर प्रोडक्ट ड्यूरेबल नहीं है ना, तो द कंज्यूमर विल नेवर परचेस इट अगेन, है ना, एंड दे आर नेवर फॉरगेट इट कि भाई ये ड्यूरेबल नहीं था या लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, है ना। इस चीज़ को कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भूलता नहीं है, क्योंकि जब ये एक्सपेंसेस करते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स को खरीदने के लिए तो बहुत एक ह्यूज अमाउंट इनको क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। मान लो मशीनरी खरीदना है तो 1000-2000 की मशीनरी नहीं आती है, लाखों रुपए क्या होते हैं, खर्च होते हैं। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी तो देखी जाएगी। अगर आप वारंटी गारंटी के साथ देने के बाद भी उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं है ना, तो परचेस करेगा क्या नेक्स्ट टाइम वो कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को? सीधी सी बात है कि वो अब उसको परचेस नहीं करेगा। तो द प्रोडक्ट, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट शुड बी ड्यूरेबल इन देयर नेचर। जितना ड्यूरेबिलिटी होगा, जितना प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा, उतना ही कस्टमर, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बार बार क्या करेगा, परचेस करेगा। अदरवाइज there will be switch on another goods. Next होता है greater economy, because every time the industrial consumers are purchasing the different kind of plants and machines. हमको पता है इंडस्ट्रियल गुड्स में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है वो क्या लगता है, मशीनरीज, प्लांट्स एंड ऑल, है ना। इसी तरीके के टूल्स, टेक्निक्स, जो भी भाई आपके प्रोडक्शन को कम समय में ज़्यादा बढ़ा सकता है, उन चीज़ों की, उन प्रोडक्ट्स की क्या होती है, आवश्यकता लगती है। तो अब क्या होगा कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख 3 लाख, तो आप उससे क्या चाहेंगे, आपको क्या रिटर्न मिलेगा कि भाई आज मैं 2 लाख की मशीनरी लेकर आया हूँ, तो धीरे धीरे मैं उस 2 लाख को कवर करूँ। अब वो कवर कैसे होगा, प्रोडक्ट बनाएंगे, जितना प्रोडक्ट हमको मिलेगा उतनी सेलिंग होगी, जितना सेलिंग होगा तो हमारे 2 लाख का जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, इंडस्ट्री को उतना पैसा वापस मिल जाएगा सेलिंग के बाद। तो इकोनॉमी उससे क्या होती है, इफेक्ट होती है। जो आर्थिक स्थिति है वो क्या होती है, उस पर सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति उतनी ही क्या होती है, बढ़ जाती है, ग्रेटर इकोनॉमी हो जाती है। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन। अब बिकॉज एवरीवन wants to protect their industry from the fire, theft and other things, है ना, कि भाई आग से नुकसान होने से बचाना है या चोरी ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में, इस चीज़ों से हमें बचना है। तो इस तरह का जो प्रोटेक्शन होता है, तो जनरली दे आर प्रेफरिंग द स्टील फर्नीचर, है ना, रादर देन द वुडन फर्नीचर। क्योंकि वुडन क्या होता है, आग एक बार अगर वुड ने आग पकड़ा, लकड़ी ने आग पकड़ा तो पूरा सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या होती जाती है, बर्न होती चली जाती है। लेकिन अगर स्टील फर्नीचर है तो क्वाइट दे कैन प्रोटेक्ट, कहीं ना कहीं उसको क्या किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, जनरली दोज हु आर इन्वॉल्विंग इन द परचेसिंग द इंडस्ट्रियल गुड्स, सो दे आर फोकसिंग ऑन द मेनी पॉइंट्स, दे आर हैविंग द डिफरेंट बाइंग मोटिव्स। उनका बाइंग मोटिव क्या होता है, अलग अलग होता है। उनका जो पर्पस होता है प्रोडक्ट्स को खरीदने का वो रैशनल होता है, कि बहुत सारी चीज़ों को कंपैरिजन करने के बाद उसकी यूटिलिटी को देखकर, समझकर, उसके बाद ही कोई एक क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। जैसे मैंने आपको ग्रेटर इकोनॉमी में बताया था कि दे आर द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आर इन्वेस्टिंग देयर अमाउंट इनटू द प्लांट एंड मशीनरी, है ना, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टिंग। तो जब ये एक लंबा अमाउंट मशीनरी वगैरह को परचेस करने में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक शॉप से इन्होंने कोटेशन लिया और परचेस कर लिया, ऐसा होता है क्या, नहीं, बल्कि दूर दूर से कंपनीज के जो मशीनरीज होती हैं उनके कोटेशन लिए जाते
जाते हैं, है ना। उनकी प्राइस में कंपैरिजन किया जाता है, मशीनरीज के फीचर्स को समझा जाता है। फिर जो मशीनरी फीचर वाइज अच्छी है, प्राइस उसका कम है, उसका जो रिव्यूज़ हैं, जो फीडबैक्स हैं अदर इंडस्ट्रियल के लोगों से, वो क्या है, गुड है। तो फिर जो कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होंगे, दे आर प्रेफरिंग दोज टाइप ऑफ मशीनरीज जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जिसकी प्राइस कम है और जिसके बेनिफिट्स ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा बायो मोटिव इंडस्ट्रियल से, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से रिलेटेड। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केट। First characteristic is that the geographical concentration. Geographical concentration की अगर हम बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती हैं, दे आर जनरली फोकस ऑन दोज रीजन ओनली, ठीक है, उसी क्षेत्र पर उनका क्या होता है, फोकस होता है, बिकॉज दे आर हैविंग द कस्टमर फ्रॉम द लोकेशन वेयर द इंडस्ट्री इज लोकेटेड। तो क्यों ऐसा क्यों होता है भाई कि हमारी इंडस्ट्री अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड है, अगर हमारी इंडस्ट्री को वहाँ पर लोग जानते हैं, नाम से अगर हमारी इंडस्ट्री चलती है, तो डेफिनेटली वी विल अट्रैक्ट द कस्टमर्स, ठीक है। उस समय हम उन कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ लोकली हमारी इंडस्ट्री क्या है, लोकेटेड है, जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री का जो लोकेशन है। तो कम से कम हम वहाँ के कंज्यूमर को, वहाँ के कस्टमर को तो क्या कर सकें, हमारी इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए अट्रैक्ट कर सकें। तो जो इंडस्ट्रियल बायर का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है कि दे आर जनरली ज्योग्राफिकल कंसंट्रेटेड, जहाँ पर जो एरिया होगा वहाँ के कस्टमर तो हमें मिल ही जाएंगे, ये सोचकर जो बाइंग होती है वो की जाती है। बिकॉज द कंज्यूमर गुड्स बायर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंज्यूमर गुड्स के जो बायर होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। बट द इंडस्ट्रीज आर फ्यू, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो उनके जो बायर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल गुड्स, कितने लोगों को लगता है ना, हम में से कितने लोग हैं जो इंडस्ट्रियल गुड्स की परचेसिंग करते हैं, शायद नहीं के बराबर, क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स की परचेसिंग तो वो करेगा ना जिसकी खुद की इंडस्ट्री है, या उस इंडस्ट्री में वो किसी अच्छे डेजिग्नेशन पर है, या सारा जिम्मेदारी है उस पर्सन के ऊपर, तो दोज ओनली विल परचेज द इंडस्ट्रियल गुड्स। तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनका जो एक विशेषता होती है वो क्या होती है कि जनरली दे आर कंसंट्रेटेड ऑन ज्योग्राफी। नेक्स्ट होता है लिमिटेड बायर्स, जो अभी मैंने कहा, बिकॉज द कंज्यूमर गुड्स बायर्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, है ना। हमें जो कंज्यूमर गुड्स की आवश्यकता लगती है, जैसे जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करता है, ब्रेड, टूथब्रश, टी, शुगर, न्यूज़पेपर, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें ये हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स के बायर को देखोगे तो वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल बायर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो लिमिटेड बायर होंगे वो लिमिटेड ही क्या करेंगे, परचेसिंग करेंगे, बिकॉज द इंडस्ट्रीज आर फ्यू। इंडस्ट्रीज जब कम होंगी तो उनमें लगने वाला जो गुड्स होगा, उनमें लगने वाला जो सामान होगा वो भी कम ही होगा। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज के नंबर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन उसके पहले इंडस्ट्रीज का बनना क्या है, इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिश होना, सेटअप होना ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है डिराइव्ड डिमांड। अब डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, देखो इंडस्ट्रियल गुड्स में जब मशीनरी की परचेसिंग करें तो भाई अभी मशीनरी की परचेसिंग करने के पीछे मोटिव क्या है कि उस मशीनरी से हमें कंज्यूमर गुड्स को बनाना है। जैसे कि ब्रेड बनता है, ठीक है, टूस्ट बनता है, बिस्किट बनता है, तो इन सभी की क्या है, इंडस्ट्रीज है ना। इन इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं जिनसे ब्रेड बनाना है। तो ब्रेड क्या हो गया, कंज्यूमर गुड हो गया। लेकिन ये कंज्यूमर गुड्स बना कैसे, इंडस्ट्रियल गुड्स से, कि वो मशीनरी जो है वो तो इंडस्ट्रियल गुड का एग्जांपल है ना। लेकिन जनरली दे आर मैन्युफैक्चरिंग द कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इफ द नीड, इफ द वांट्स, इफ द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड विल इंक्रीज, so automatically the demand of industrial goods will इंक्रीज, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल गुड्स की हेल्प लग रही है। तो उतनी ज़्यादा, जैसे ब्रेड की डिमांड बढ़ रही है, भैया हमारी बहुत अच्छी कंपनी की ब्रेड है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, लाइक अमूल की ब्रेड लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल परचेस करते हैं। अब अमूल की ब्रेड कम कीमत में फ्रेश मिल रही है, कस्टमर का ट्रस्ट है उसके ऊपर, तो अमूल को कितनी सारी मशीनरीज और परचेस करनी पड़ेगी ताकि वो डेली बेसिस पर कस्टमर की नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, एंड वाइस वर्सा, है ना। कैसा कि डिमांड बढ़ेगी कंज्यूमर गुड्स की तो इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड बढ़ेगी। अगर
कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी तो इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका जो डिमांड होता है इंडस्ट्रियल गुड्स का या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, डिराइव होता है, वो तो वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। कभी गुड्स की डिमांड, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ गई, कभी घट गई। नेक्स्ट होता है लार्ज स्केल इंडिविजुअल परचेस। लार्ज स्केल इंडिविजुअल परचेस बोले तो कि कंज्यूमर गुड्स जो परचेस करता है व्यक्ति वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, बट इंडस्ट्रीज आर फ्यू, सो द परचेसिंग रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल गुड्स विल आल्सो बी फ्यू, कम हो जाएंगे ना। इंडस्ट्रियल गुड्स को भी फिर क्या किया जाएगा, जितनी इंडस्ट्रीज होगी उतने ही रेशो में इंडस्ट्रियल गुड्स की परचेसिंग की जाएगी। जैसे एक मेरी मशीन, मान लो कि हमारी एक इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्रीज में हमने 20 मशीनरीज रखी हुई है। अब ऐसे मान लो कि 100 इंडस्ट्रीज है लोकल देवास में, है ना, और इन 100 इंडस्ट्रीज के पास, किसी के पास 20 से ज़्यादा, किसी के पास 20 से कम मशीनरी होगी। तो जो इंडिविजुअल परचेसिंग होगी वो क्या होगी, लार्ज स्केल होगी, बिकॉज जनरली दे आर लाइज ऑन द कंज्यूमर गुड्स रादर देन द इंडस्ट्रियल गुड्स। नेक्स्ट है टेक्निकल कंसिडरेशन। अब टेक्निकल कंसिडरेशन भी इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है कि जिस मशीनरी की, जिस टूल इक्विपमेंट्स की टेक्निक जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उस तकनीकी प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेस किया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल गुड्स का मेन फोकस कहाँ पर होता है, टेक्निक्स के ऊपर भी होता है। जिसके पास जिस मशीनरी में ज़्यादा टेक्निक होती है, जो ज़्यादा टेक्निकली फिट होती है, फीचर्स ज़्यादा होते हैं, जिस मशीनरी के बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको क्या कर लिया जाता है, परचेस कर लिया जाता है। नेक्स्ट होता है बाइंग डिसीजन। अब भाई अगर हम कंज्यूमर गुड्स लेने जा रहे हैं तो ये मेरा एक सिंगल बायर का डिसीजन होगा दैट आई विल परचेस दिस काइंड ऑफ ब्रेड और आई वांट टू परचेस द गुड डे बिस्किट। लेकिन जब इंडस्ट्रियल गुड्स की परचेसिंग की बात आती है तो एक कमिटी, एक पूरी कमिटी मिलकर उसका क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो एक सिंगल बायर या एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन, जैसे मैनेजर ने सोच लिया कि मैं तो यहीं से मशीनरी ले लूँगा, ऐसा नहीं है। मैनेजर के साथ पूरी कमिटी होगी, दोज हू विल टेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग परचेसिंग द इंडस्ट्रियल गुड्स। जो भी मशीन खरीदना है, जो भी अदर टूल्स प्लांट्स खरीदने हैं, तो एक पूरी कमेटी की बैठक होगी। उस कमेटी में निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ से कब कौन सी मशीनरी को परचेस करना है। एंड द फर्स्ट कॉल टू द टेंडर्स, पहले उसके लिए टेंडर्स क्या किए जाते हैं, फुलफिल करवाए जाते हैं। तो इट विल टेक द लॉन्ग टाइम। ये जो डिसीजन होता है इंडस्ट्रियल गुड्स का, वो एक बहुत लंबा समय लेता है। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल बाइंग। Nowadays this type of trend is on top priority। ठीक है, इस तरह के ट्रेंड को आज एक टॉप प्रायोरिटी मिली हुई है। इसमें होता क्या है कि दैट यू विल परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम अस, देन ओनली आई विल परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम यू, है ना, कि आप हमसे प्रोडक्ट परचेज कीजिए और जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, वो जो आप बनाते हैं वो हम आपसे क्या करेंगे, परचेस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज को डिफरेंट केमिकल की क्या होती है, प्रिंटिंग के लिए आवश्यकता होती है। तो न्यूज़पेपर का केमिकल इंडस्ट्री से क्या हो गया, टाइप हो गया कि हम आपके केमिकल को ले रहे हैं न्यूज़पेपर के लिए, तो आपको हमारी कंपनी से न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल बाइंग, कि यू विल परचेस फ्रॉम अस, देन ओनली आई विल परचेस फ्रॉम यू। तो ये रेसिप्रोकल बाइंग इंडस्ट्रियल गुड्स में जनरली क्या की जाती है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लास्ट है हमारा लीजिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग, मतलब किसी भी चीज़ को लीज पर ले लेना, कोई भी मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग को लीज पर ले लेना इंस्टेड बाइंग, मतलब खरीदने के बजाय लीज पर ले लेना। जैसे क्या होता है कि भाई हमारी कुरियर कंपनी, अब कुरियर के लिए बड़े बड़े ट्रक्स की आवश्यकता होती है, आपने देखा होगा। तो अब कुरियर कंपनी क्या कर रही है कि दे विल टेकिंग अ ट्रक ऑन द लीज। ठीक है, जो ट्रक का ओनर है उससे लीज पर कि 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए हमने आपका ट्रक क्या कर लिया, लीज पर ले लिया और एक साथ उसका अमाउंट हमने क्या कर दिया, चुकता कर दिया। तो जो लीजी है ना, और जो लीजर है, लीजर कौन, जिसने ट्रक लीज पर दिया, और लीजी कौन, जिसने लीज पर ट्रक को लिया। तो लीजर और लीजी के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसका जो लीजी है, जिसने ट्रक
लीज कर लिया, उसका खर्चा भी क्या हो गया, बच गया। और दे आर टेकिंग द एडवांटेजेस फ्रॉम दोज ट्रक, कुरियर के लिए उसका डेली बेसिस पर क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। द लीज इज यूजिंग द ट्रक लाइक द ओनर, है ना, वो अपने खुद के ऑनर की तरह ही उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कल से कोई एक्सीडेंट होता है तो जो ट्रक मालिक है उसके ऊपर बात नहीं आएगी, क्योंकि दे आर हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन देम, है ना, उन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो लीजिंग के ऊपर ही सारी चीजें होंगी। तो अगला लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि लीजिंग इंस्टेड एंड बाइंग, किसी भी मशीनरी को, प्लांट को, बिल्डिंग को, या जो भी आपका आवश्यक वस्तु है उसको लीज पर ले लेना खरीदने के बजाय, और उसको यूज करो एज अ ओनर। तो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल मार्केट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss the next topic related to the industrial market.